नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। तेजी से विस्तारित होते इस्लामिक साम्राज्यवादी राज्यों के बीच विजयनगर अंधकार में दीपक की भांति सदियों तक प्रकाशित होता रहा था। हमने पूर्व मध्यकालीन इतिहास को दिल्ली सल्तनत के रूप में ही अब तक जाना समझा है और यही कारण है कि विजयनगर पर जानकारी का सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है। मैंने विजयनगर साम्राज्य पर एक श्रृंखला आरंभ की है और अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वृहद रूप से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले 4 प्रमुख राजवंश हैं, क्रमशः संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविदु वंश। पिछले कार्यक्रम में हमने संगम वंश पर विस्तार से बात की है तथा तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है। दिल्ली सल्तनत और बहमनी के सुल्तानों के साथ विजयनगर साम्राज्य की आरंभिक खींचातानियों पर भी हमने पिछली कड़ियों में बात की है। आज हम अगले राजवंश अर्थात विजयनगर में शासन करने वाले सुलभ वंश की चर्चा करने जा रहे हैं। सुलभ शासकों का समय अत्यधिक अल्पकालिक रहा है। उन्हें विजयनगर के 2 गौरवशाली अध्यायों अर्थात संगम काल और तुलुव काल के बीच का अंतराल समझा जाना चाहिए। यह अल्पावधि थी परंतु महत्वपूर्ण। पहले जानते हैं कि संगम राजवंश के पतन के क्या कारण रहे थे। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष राय 1469 से 1485 ईस्वी, जिन्हें सिंहासन अपने बड़े भाई की हत्या के उपरांत प्राप्त हुआ था। विरूपाक्ष को अनेक इतिहासकारों ने अयोग्य, कायर और दुर्बल भी कहा है। मदिरा पान कर बेहोश पड़ा रहना उसकी आदत में शामिल था। उसकी इस उदासीनता और निर्लज्जता के कारण एक एक कर क्षेत्र साम्राज्य की अधीनता से अवमुक्त होते रहे, किंतु राजा को आमोद प्रमोद में ही व्यस्त रहने से मतलब था। ऐसे ही शासक पतन का कारण बनते हैं। ऐसे शासकों से जनता त्रस्त होती है और इन्हीं समयों में कोई नायक सामने आता है, क्रांति करता है, बदलाव लाता है। राजा विरूपाक्ष के ही एक सरदार सालुव नरसिंह से यह सब नहीं देखा गया, उसने विद्रोह कर दिया। इस तरह विजयनगर साम्राज्य के एक अध्याय अर्थात संगम वंश का पटाक्षेप हुआ। नया राजवंश अब अस्तित्व में आया जिसे उसके संस्थापक सालुव नरसिंह अथवा शाल्व नरसिंह 1485 से 1495 ईस्वी के नाम पर सुलभ वंश के रूप में जाना गया। संस्थापक सालुव नरसिंह के नाम पर आगे चलने वाले राजवंश को सुलभ के रूप में पहचान मिली, यह केवल एक तर्क है। अनेक विद्वान इस संबंध में अलग अलग मत देते हैं। इतिहासकार कृष्ण स्वामी का मानना है कि नरसिंह ने संगम वंश के राजाओं से राज्य छीन लिया था, इसलिए इस राजवंश का नाम सुलभ पड़ा। सुलभ अथवा सालुव तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बाज या चिड़िया होता है। देवल मल्लाई ताम्रपत्र में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है कि बाज की तरह नरसिंह ने राज्य को छीन लिया। अतः यह संभावना बनती है कि नामकरण के पीछे यह निहितार्थ बड़ा कारण हो। राजनाथ दंडन विरचित शाल्वाभ्युदय नामक काव्य से हमें सालुव नरसिंह के कार्यकलापों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह जानकारी भी मिलती है कि नरसिंह के पितृव्य तिप्प सालुव का विवाह विजयनगर के पूर्व शासक देवराय द्वितीय की बहन से हुआ था। इस ग्रंथ के अनुसार सालुव राजा यदुवंशी थे। संज्ञान में लेना होगा कि कतिपय इतिहासकार विरूपाक्ष की हत्या कर सालुव नरसिंह द्वारा सिंहासन प्राप्त करने के कृत्य को उचित नहीं मानते, परंतु अनेक अन्य इसे समय की मांग निरूपित करते हैं। राजतंत्र में यह परिपाटी रही है कि अयोग्य शासकों को योग्य अमात्यों अथवा सेना नायकों ने पदच्युत किया है और आगे बेहतर प्रशासन प्रदान किया है। एक साम्राज्य किसी योग्य शासक के कारण विस्तार पाता था तो अयोग्य
अवनति अथवा पतन के कारण भी बने। ऐसे में नए दौर के इतिहास लेखन में विचित्र प्रवृत्ति देखी गई है। सोचिए कि यदि सालुव नरसिंह अपने अयोग्य शासक विरूपाक्ष को मिटाकर सिंहासन पाने के दोषी हैं, तो ऐसे अपराधियों की तो एक पूरी सूची है। अतीत में झांक कर देखिए, बाहरद्रथ वंश के अंतिम शासक थे रिपुंजय, जिनकी हत्या उनके अमात्य पुलिक ने कर दी थी। पुलिक ने अपने बेटे बालक को राजा बनाया तो उसे उनके सामंत भट्टिय ने अपदस्थ कर अपने बेटे बिंबिसार को सिंहासन दे दिया, जिससे हर्यंक वंश शुरू हुआ। इस वंश के आखिरी शासक नागदशक को अपदस्थ करने का श्रेय जाता है शिशुनाग को, जो उनका ही अमात्य था। अब शिशुनागों की सत्ता भी तो इसी तरह समाप्त हुई। उनके अंतिम राजा थे कालाशोक, जिनकी हत्या उनके ही सेनानायक महापद्नंद ने कर दी। निश्चय ही धनानंद की सत्ता का अंत करने के अपराधी होते हैं चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को संस्थापित किया। इसी कड़ी में देखिए कि आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उनके सेनानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा सिंहासन हथिया लिया गया। यह सिलसिला ऐसे ही निरंतर चलता रहा है। सालुव नरसिंह ने परिपाटी से अलग कोई काम नहीं किया था। सालुव नरसिंह ने स्वयं के लिए राजाओं द्वारा धारण की जाने वाली बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं रखी, अपितु वह महामंडलेश्वर की भांति ही कार्य करते रहे और संभवतः स्वयं को ऐसा ही समझते और मानते रहे। यहां रेखांकित करना चाहिए कि होयसलों से सत्ता प्राप्त करने के बाद विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम भी सर्वदा स्वयं को महामंडलेश्वर ही कहते रहे थे। एक शिलालेख के अनुसार सालुव नरसिंह ने राज्य पर कभी शासन नहीं किया, केवल प्रशासन या राज्य व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था। इस दृष्टि से देखें तो राज्य प्राप्त करना एक बाध्यता थी, बल्कि आवश्यकता, अन्यथा तो बहमनी शासकों द्वारा यह क्षेत्र कुचल दिया जाता। सालुव नरसिंह ने सिंहासन प्राप्त होने के पश्चात पहले राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया। जिन लोगों की पूर्ववर्ती शासक के पक्ष में प्रतिबद्धताएं थी, उन्हें अपने साथ करने का प्रयास किया। राज्य की हाथ से बाहर जा चुकी स्थितियों का बेहतर प्रबंधन करने के दृष्टिगत उसने आंतरिक प्रतिवाद का पहले निर्मूलन करना आवश्यक समझा था। यह सब करते हुए उन्हें ज्ञात था कि घात लगाकर बैठे शत्रु आक्रमण करेंगे ही। यही समानांतर रूप से चल रहा था कि एक और राजा अपनी केंद्रीय सत्ता को सुरक्षित रखने में जुटा हुआ था, दूसरी ओर जैसे ही अवसर मिला, उदयगिरी तथा उसके आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र ओडिशा नरेश पुरुषोत्तम गजपति ने हड़प लिया। सालुव नरसिंह को एक बार बहमनी के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय से राजमहेंद्री के निकट युद्ध भी करना पड़ा। दोनों शासकों के मध्य शक्ति संतुलन ऐसा था कि यह संग्राम अंततः एक संधि के रूप में समाप्त हुआ। विजयनगर को कमजोर जानकर पांड्य नरेश भुवनायक वीर ने कांचीपुरम पर आक्रमण कर यह क्षेत्र जीतना चाहा, लेकिन अब तक सालुव नरसिंह सशक्त हो उठे थे, इसलिए विजयश्री ने उनके ही कदम चूमे। वाराह पुराण में वर्णन मिलता है कि नरसिंह ने अपने सेनापति ईश्वर की सहायता से 12 दुर्ग जीते और मुसलमानों को भी पराजित किया था। वाराह पुराण में नरसिंह को शास्त्रज्ञ तथा कर्नाट प्रतिपालक भी कहा गया है। सालुव नरसिंह को इस बात का क्षोभ हमेशा रहा कि उदयगिरी परिक्षेत्र को उनसे छीन लिया गया। यही कारण है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने अपने पुत्र से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वह शत्रुओं द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस अवश्य ले लेगा। सालुव नरसिंह की वर्ष 1495 ईस्वी में मृत्यु हुई। उसके बाद उथल पुथल का दौर प्रारंभ हुआ। राजा के ही एक विश्वास पात्र साथी नरसा नायक की देखभाल में ज्येष्ठ पुत्र तिम्मभूव को अल्पवयस्कता की स्थिति में सिंहासन प्राप्त हुआ। क्या राजा का अपने ही अधिकारी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना एक भूल थी? नया राजा बालक था और परिस्थितियां राज्य को अस्थिर और अशांत बनाए हुए थी। ऐसे में भीतरी षड्यंत्रों ने राजमहल में अपना स्थान बनाना आरंभ कर दिया।
अवसर देखकर तिम्मरस नाम के मंत्री ने बालक राजा तिम्मभूव की हत्या कर दी। अब राज्य के संरक्षक बनाए गए नरसानायक के दखल के बाद इम्मड़ी नरसिंह अथवा नरसिंह द्वितीय वर्ष 1495 से 1505 ईस्वी को विजयनगर का सिंहासन प्राप्त हुआ। राजा के लिए विविध अभिलेखों ताम्रपत्रों में श्रीमान महामंडलेश्वर पश्चिम समुद्राधिपति सालुव इम्मादि नरसिंह राय की पदवी प्रयुक्त प्राप्त होती है। समय के साथ नए शासक को यह प्रतीत होने लगा कि उनका संरक्षक स्वयं ही राजा की तरह कार्य कर रहा है। नरसानायक स्वयं ही राजकीय निर्णय लेता है और इसके लिए उसे राजा की सहमति की आवश्यकता भी नहीं लगती। राजा इम्मड़ी नरसिंह और संरक्षक नरसानायक के बीच अनबन सामने आने लगी थी। नरसानायक ने राजा की महत्वाकांक्षा को कुचल देने का निर्णय लिया और वह राज्य से अलग होकर जंगलों में चला गया। लंबे समय तक सीधी राजनीति की धुरी होने के कारण उसके पास मित्रों की एक बड़ी सूची थी। जंगलों में छिपे रहकर नरसानायक ने मित्र सामंतों के सहयोग से अपनी एक सेना तैयार की और अवसर देखकर सीधे राजधानी पर आक्रमण कर दिया। अनुभवहीन राजा के हाथ पांव फूल गए। वह समझ ही नहीं सका कि अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए। घबराकर राजा इम्मड़ी नरसिंह ने नरसानायक से समझौता कर लिया और आगे उसके निर्देशन तथा सहयोग से ही शासन करने लगा। इस घटना के बाद से केंद्र कमजोर हुआ और वास्तविक शासन की शक्ति नरसानायक के पास ही बनी रही। वर्ष 1503 ईस्वी में नरसानायक की मृत्यु हो गई, लेकिन वह ऐसा धरातल तैयार कर गया था कि वर्तमान सत्ता के समाप्त होते ही अगला शासक उसका पुत्र ही बनता। अब नरसानायक का बेटा तुल्व नरसिंह, जो नरेश नायक के नाम से भी जाना जाता है, राजा इम्मड़ी नरसिंह के सहयोगी की तरह कार्य करने लगा और धीरे धीरे सत्ता के सभी सूत्र उसके हाथ में ही चले गए। राजा से अधिक शक्तिशाली जो भी अधिकारी होगा, उसके मन में तो सिंहासन का लोभ स्वाभाविक रूप से उपजेगा ही। तुल्व नरसिंह ने अवसर पाते ही राजा इम्मड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य में अल्पावधि तक शासन करने वाले सालुव वंश का अंत हुआ और एक नए राजवंश ने तुल्व नरसिंह के नेतृत्व में सत्ता संभाली। इसी नए राजवंश को तुल्व वंश के रूप में भी पहचान मिली हुई है। सुलभ वंश की सत्ता बहुत सीमित समय के लिए रही, लेकिन इसकी महत्ता अत्यधिक है। यह शासन समय राजनैतिक षड्यंत्रों से ही घिरा रहा, अंततः पतनोन्मुख हो गया। तथापि यह भी देखना होगा कि इस समय भी विजयनगर इतना शक्तिशाली बना हुआ था कि बहमनी के सुल्तान इस ओर बढ़ने का साहस नहीं कर सके। नरसानायक और राजा इम्मड़ी नरसिंह के संबंधों की विवेचना भी करनी चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण हमें मुगलों के दौर में भी मिलता है, जब राजा अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर ने समय रहते बैरम खान के संरक्षण से छुटकारा पा लिया, अन्यथा महत्वाकांक्षा कब क्या स्वरूप ले ले कहा नहीं जा सकता। अपने संरक्षक से छुटकारा पाने का प्रयास राजा इम्मड़ी नरसिंह ने भी किया था, लेकिन उम्र की कमी और शासन की अनुभवहीनता ने अंततः उसे बाध्य किया कि वह नरसानायक के संरक्षण में ही रहकर कार्य करता रहे। यही स्थिति सालुव वंश के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। सौभाग्य से अगला राजवंश अर्थात तुलुव वंश सफल प्रशासन दे सका। विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबंधित थे। हम अगले कार्यक्रमों में विस्तार से उन पर बात करेंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।